सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। ये हम आपको इतिहास की किताब का तीसरा अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो समझें आधुनिक युग से पहले की स्थिति है। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आम तौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन इस अध्याय में आप लोग देखेंगे भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, यानी एक विश्व जो है आपस में कैसे एक दूसरे के नज़दीक आया। व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी, यानी आज की पोजीशन में आई। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। कैसे आए? प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यानी उनको यातनाएं मिली, उनसे बचने के लिए, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे पैसा, मूल्य, मान्यताएं, यानी जो भी उनकी मान्यताएं होती हैं, वो हुनर, सबके पास कोई ना कोई हुनर भी होता है, विचार, सबके विचार होते हैं, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे हैं। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो ये सब चीज़ें उनके साथ गई हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों में होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पहले पैसा या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ये कौड़ियाँ चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रहीं पुराने टाइम में। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। यानी 7वीं सदी तक कीटाणु भी दूर दूर तक पहुँचे हैं एक दूसरे के माध्यम से। 13वीं सदी के बाद तो इसके प्रचार को निश्चित ही साफ देखा जा सकता है। अब देखिए रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण हम सिल्क मार्गों के रूप में देख सकते हैं। सिल्क मार्ग नाम से ही पता चल रहा है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, यानी रेशम का मतलब सिल्क, का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। यानी केवल एक ही मार्ग नहीं था, बहुत सारे मार्ग थे जिनसे रेशमी कपड़ा भेजा जाता था, इसीलिए इनका नाम सिल्क मार्ग पड़ा। ज़मीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ये मार्ग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। यानी व्यापार के माध्यम से ये सब चलता था। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। चूँकि संस्कृति का आदान प्रदान कैसे होता है? जब दूसरी जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों से मिलते हैं तो एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान वो करते हैं।
ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। भोजन की यात्रा देखिए। स्पैघेटी और आलू हमारे खाद्य पदार्थ, आलू तो सभी जानते हैं खाद्य पदार्थ के बारे में, मतलब जो खाने वाला पदार्थ है। दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं ये हमारे खाद्य पदार्थ। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने में वहाँ नई फसलों के बीज वो बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों, यानी एक दूसरे से जो है पहुँचे हों। स्पैघेटी और नूडल्स का उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा, जो अब इटली का ही एक टापू है, सिसिली जो है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी आए और इन अनुमानों के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ, ये सभी खाने वाले खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।